प्रोग्राम चाइना टुडे में एक बार फिर खुशामदीद। इस मुनफरिद प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रामीन सैयद। चीन और पाकिस्तान के दिन ब दिन गहरे होते ताल्लुकात, चीन की सियासत, मईशत, मुआशरत, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया, तिब, मसनूई ज़हानत और दीगर शोबों से जुड़ी खबरें और रिपोर्ट्स इस प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। पाकिस्तानी और चीनी वज़राए ख़ारिजा के अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब, चीन की 73वीं सालगिरह की तैयारियों, चीनी शहरियों में साइकिलिंग के बढ़ते शौक बारे बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि चीन ऐसा क्या कर रहा है कि हर साल करोड़ों चीनी अफराद गुर्बत की वादी से निकलकर खुशहाल हो रहे हैं। माहौल दोस्त फार्म हाउसेज और आड़ू की सरजमीन की सैर भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होगी। लेकिन हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से, जिसमें अहम खबरों का खुलासा आपके सामने रखा जाता है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि पाक चीन ताल्लुकात की बुनियाद कारोबारी लेन देन नहीं बल्कि मुस्तकिल दोस्ती है। इस दोस्ती को बढ़ाने में दोनों ममालिक की हुकूमतों और आवाम का बड़ा किरदार है। पाकिस्तान हमेशा एक चीन पॉलिसी की उसूली हिमायत जारी रखेगा। आलमी बरादरी भी अमली तौर पर एक चीन पॉलिसी की हिमायत करे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात लेन देन की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक मुस्तकिल दोस्ती है जो हिमालय से बुलंद और शहद से मीठी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास के मौके पर चाइना सेंट्रल टेलीविजन को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान हुकूमती और अवामी सतह पर ताल्लुकात को काबिल सताइश करार दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात की हकीकी नौयत है। ये कोई कारोबारी ताल्लुक नहीं है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें उतार चढ़ाव आता है। ये ऐसा रिश्ता है जो हमेशा यकसां रहता है। पाकिस्तानी अवाम, चीन के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, चीन की हुकूमत सब ने मिलकर मुसलसल काम किया है। इसीलिए पाकिस्तान में मशहूर है कि दोनों ममालिक की दोस्ती हिमालय से बुलंद और शहद से मीठी है। उन्होंने एक चीन के उसूल के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इआदा करते हुए कहा कि इस बुनियादी उसूल की तौसीक में सिर्फ अल्फाज के बजाय इक़दामात अहम हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि जहाँ तक पाकिस्तान और चीन का ताल्लुक है तो हर कोई जानता है कि ये ताल्लुक एक चीन की पॉलिसी पर इंतहाई वाज़ेह है, लेकिन ये ऐसी हकीकत है जिसका इजहार आलमी बरादरी को न सिर्फ अपने अल्फाज में बल्कि अपने अमल से भी करना चाहिए। चीनी रियासती काउंसलर और वज़ीर ख़ारिजा वांग यी का कहना है कि दुनिया हंगामा खेजी और तब्दीली के नए दौर में दाखिल हो गई है। ऐसे में बैनुल अक़वामी एजेंडे में तरक्की को मरकजी हैसियत देने की ज़रूरत है। वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब कर रहे थे। चीनी रियासती काउंसलर और वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए आलमी तरक्की के एजेंडे को दुरुस्त रास्ते पर लाने के तरीकों और ताइवान के मामले पर चीन के मौक़िफ़ का इआदा किया। जनरल असम्बली के 77वें इजलास के आम बहस के दौरान इज़हार ख़याल करते हुए उन्होंने आलमी बरादरी से दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निकलने के लिए तरक्की में आगे बढ़ते रहने की गरज से मुसलसल कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दुनिया हंगामा खेजी और तब्दीली के एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है और एक सदी में नजर न आने वाली तब्दीलियां तेज हो रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन हक़ाइक़ के बावजूद मौजूदा दौर भी उम्मीद से भरपूर है। वांग यी ने कहा कि अमन और तरक्की ज़माने का बुनियादी रुझान है और पूरी दुनिया में तरक्की और ताउन के लिए अवाम के मुतालिबात पहले से कहीं ज़्यादा बुलंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की मुश्किल मसाइल हल करने और लोगों को खुशगवार जिंदगी फराहम करने के लिए कलीदी हैसियत रखती है। हमें बैनुल अक़वामी एजेंडे में तरक्की को मरकजी हैसियत देने की ज़रूरत है, जबकि तरक्की के फ़रोग़ के लिए बैनुल अक़वामी इत्तिफ़ाक़ राय पैदा करना, तरक्की के लिए तमाम ममालिक के जायज़ हक़ को बरकरार रखना और आलमी सतह पर नई रफ्तार मुतय्यन करना ज़रूरी है। अवामी जमहूरिया चीन की 73वीं सालगिरह की मुनासिबत से मुख्तलिफ शहरों के अहम चौराहों और इमारात की तज़ीन व आराइश का सिलसिला जारी है। इस हवाले से वस्ती बीजिंग के तियानॉनमन स्क्वायर में फूलों की बड़ी टोकरी नस्ब की गई है। अवामी जमहूरिया चीन के क़याम की सालगिरह 1 अक्टूबर को मनाई जाती है। चीन भर के शहरों में 1 अक्टूबर को चीन के कौमी दिन की तकरीबात और अवामी जमहूरियत चीन के क़याम की 73वीं सालगिरह की मुनासबत से मनाए जाने वाले त्यौहार के लिए तज़ीन व आराइश जारी है। साल 2011 से एक रिवायत के तौर पर वस्ती बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में 25 सितंबर को विश द मदरलैंड ऑल द बेस्ट के लिए फूलों की एक बड़ी टोकरी की बाज़ाब्ता नुकाब कुशाई की गई, जिसने आने वाले कौमी दिन के मौके पर सयाहों के हुजूम को तस्वीर खींचने के लिए अपनी जानिब राग़िब किया।
रवां साल ये टोकरी 18 मीटर तवील है जिसका कुतर 48 मीटर है। इस टोकरी में मसनूई फूल और 10 अक़साम के फल रखे गए हैं जो मुल्क के लिए महारत और बरकत की अलामत है। मुतल्लिका हुक्काम ने इस चौक में ताज़ा फूलों से सजावट भी तरतीब दी है जो 5000 मुरबा मीटर से ज़ायद रकबे पर मुहित है। हांगकांग खुसूसी इंतजामी इलाके के महकमा सलामती ने चीन की 73वीं और हांगकांग की 25वीं सालगिरह के मौके पर एक शानदार परेड का एहतमाम किया जिसमें गवर्नमेंट फ्लाइंग सर्विसेज के हेलीकॉप्टर्स ने फ्लाई पास्ट का मुजाहरा भी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली खाचू ने नौजवान नस्ल के लिए मुस्बत इक़दार के क़याम और कौमी शनाख्त के एहसास को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया। हांगकांग खुसूसी इंतजामी इलाके के महकमा सलामती ने 24 सितंबर को अवामी जमहूरिया चीन के क़याम की 73वीं और हांगकांग की 25वीं सालगिरह के मौके पर एक शानदार परेड परफॉर्मेंस के लिए हांगकांग में नज़्म व ज़ब्त की खिदमात, मुआवन खिदमात और 9 नौजवानों के ग्रुप्स की क़यादत की। इस अज़ीमुश्शान परेड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली खाचुयू ने कहा कि नज़्म व ज़ब्त की खिदमात के साथ ही अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए सबसे आगे हैं, जिन्होंने हमेशा नौजवान नस्ल के लिए मुस्बत अक़दार के क़याम और कौमी शनाख्त के एहसास को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया है। शानदार परेड का आगाज़ परचम कशाई की तकरीब और नौजवानों के ग्रोहों के कौमी तराने के साथ हुआ, जिसके बाद गवर्नमेंट फ्लाइंग सर्विसेज के हेलीकॉप्टर्स ने शानदार फ्लाई पास्ट किया। इसके बाद नज़्म व ज़ब्त की खिदमात के दस्तों ने चीनी तर्ज की मुश्तरका फुट ड्रिल का मुजाहरा किया जो हांगकांग में नज़्म व ज़ब्त की 5 खिदमात यानी हांगकांग पुलिस फोर्स, फायर सर्विसेज, इस्लाही खिदमात, कस्टम्स और एक्साइज और इमिग्रेशन के बाद से अपनी नौयत की पहली ड्रिल है। 110 मीटर कुदर की हामिल मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक रेडियो दूरबीन की तामीर शीथाई काउंटी में शुरू हो गई। इस दूरबीन का वजन 6000 टन से ज़ायद है। शीथाई रेडियो टेलीस्कोप की मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक डिश इसे किसी भी वक्त आसमान के 75% सितारों का मुशाहिदा करने के काबिल बनाएगी। दुनिया में अपनी नौयत की पहली 110 मीटर कुतर की मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक रेडियो दूरबीन की तामीर 23 सितंबर को चीन के शुमाल मगरबी सिंकियांग बेगोर खुद इख्तियार इलाके की शीथाई काउंटी में संग बुनियाद रखने की तकरीब के साथ शुरू कर दी गई है। अपनी तामीर मुकम्मल होने पर शीथाई रेडियो टेलीस्कोप मुशाहिदे की सबसे ज्यादा दुरुस्तगी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी मुकम्मल तौर पर स्टीयरेबल सिंगल डिश रेडियो दूरबीन बन जाएगी। इसके एंटीना की तनसीब चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज की सिंकियांग फल्कियाती रसदगाह की क़यादत में जारी है। इस दूरबीन का वजन 6000 टन से ज़ायद होगा जो शंघाई में नस्ब 65 मीटर कुतर की रेडियो टेलीस्कोप यानी थियानमा से 2.2 गुना ज्यादा है। शीथाई रेडियो टेलीस्कोप की मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक डिश इसे किसी भी वक्त आसमान के 75% सितारों का मुशाहिदा करने के काबिल बनाएगी। इसके काम करने की सलाहियत 150 मेगाहर्ट्ज से 115 मेगाहर्ट्ज तक है, जिसका मकसद ब्लैक होल्स, क्वासर, तेज रेडियो ब्रस्ट, तारीक मादा, कशिश शकल की नैनोहर्ट्ज लहरों और जिंदगी की कायनाती हकीकत समेत मुतादिद सवालात हल करने में मदद करना है। इस दूरबीन की बेहतरीन जगह और बेहतरीन हसासियत चीन के जामे खलाई तहकीकाती नेटवर्क को वसी और बेहतर बनाएगी। चीन की स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कंपनीज ने रवा साल वाईपेक्स में इजाफा किया है। आदाद शुमार के मुताबिक दोबारा खरीदे गए ज्यादातर हिस्से को इक्विटी की तरगीबात और मुलाजमीन के स्टॉक की मिल्कियत के मंसूबों में पेशरफ्त के लिए इस्तेमाल किया गया है। चीन के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कंपनीज ने रवां साल बाईबैक्स में इजाफा किया है, जबकि दोबारा खरीदे गए ज्यादातर हिस्से को इक्विटी की तरगीबात और मुलाजमीन के स्टॉक की मलकियत के मंसूबों में पेशरफ्त के लिए इस्तेमाल किया गया है। चीन में मालियाती डाटा फराहम करने वाली मारूफ कंपनी विन डाटा सर्विस के मुताबिक चीन की ए शेयर मार्केट में दर्ज कुल 500 कंपनीज ने रवां साल अब तक इक्विटी के तरगीबाती मंसूबों का ऐलान किया है। इनमें से 80% से ज्यादा कंपनी साइंस टेक, इनोवेशन इंटरप्राइजेस और निजी कारोबारी इदारे हैं। इक्विटी की तरगीबात मुलाजमीन के मजमूई मुआवजे के पैकेज का एक जुज़ है जो मुलाजमीन को अपनी कंपनी के एक हिस्से का मालिक होने का रास्ता फराहम करता है। इक्विटी की तरगीबात की अहम अक़साम हिस्स, इख्तियारात और स्टॉक की तारीफ के हुकूक हैं। इलेक्ट्रॉनिक सनद दीगर सनतों के मुकाबले में ज्यादा इक्विटी की मराहत फराहम करती है, जिसके बाद मैकेनिकल आलात, बरकी आलात और बायो मेडिसिन के शोबे आते हैं। चीन का पैदावारी शोबा तेजी से डिजिटल तब्दीली की जानिब गामज़न है। सनअती इंटरनेट की तरक्की और इस्लाह के लिए
ہائچو شہر میں واقع ایک فوڈ پروسیسنگ انٹرپرائز نے سنگل سٹاپ ڈیجیٹل لاجسٹک سسٹم میں $42 لاکھ کی سرمایہ کاری کی ہے، جس میں خودکار اسٹوریج، معیاری پیکیجنگ اور تیز پروسیسنگ شامل ہے۔ صنعتی انٹرنیٹ کی ترقی اور اطلاق جو ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے ایک اہم راستہ ہے، چین کے پیداواری شعبے میں زور پکڑ رہا ہے، کیونکہ 20 سے زیادہ عام منظرنامے اور کامیابی کے لاکھوں کیسز بہترین توثیق اور اعلیٰ پیداواری صلاحیت کے ساتھ سامنے آتے رہے ہیں۔ چین کے مشرقی صوبہ چیانگسو کے شہر تھائی چو میں ایک فوڈ پروسیسنگ انٹرپرائز نے اپنی سمارٹ پروڈکشن لائن تیار کرنے میں 3 کروڑ یوان یعنی تقریباً $42 لاکھ امریکی سے زائد کی سرمایہ کاری کی ہے۔ اس ادارے نے سنگل سٹاپ ڈیجیٹل لاجسٹک سسٹم قائم کیا ہے، جس میں خود کا اسٹوریج، معیاری پیکیجنگ اور تیز پروسیسنگ شامل ہے۔ کمپنی نے ڈیجیٹل اور ذہین ٹیکنالوجیز جیسے کلاؤڈ کمپیوٹنگ، بگ ڈیٹا اور 5G کے اختراعی استعمال کو بھی یقینی بنایا ہے تاکہ چین میں ہلکی غذا کی پروسیسنگ کے لیے خود کار پلانٹ لگایا جائے۔ چیانگسو نے سن 2021 میں 50 کھرب یوان یعنی $701.5 ارب امریکی سے زائد کی ڈیجیٹل معیشت کی صلاحیت پر فخر کا اظہار کیا ہے۔ چینی بحریہ کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کا مشن تیزی سے جاری ہے۔ چین کے تیسرے طیارہ بردار بحری جہاز فوچیان میں آلات نصب کیے جا رہے ہیں۔ طیارہ بردار بحری جہاز فوچیان کو 17 جون 2022 کو سمندر میں اتارا گیا تھا۔ چین نے 25 ستمبر 2012 کو پہلے طیارہ بردار بحری جہاز لیاوننگ کی کمیشننگ کے بعد سے گزشتہ دہائی میں اپنے طیارہ بردار بحری بیڑے کی تعمیر میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ چین کی جانب سے اصلاحات کے ذریعے اپنی مسلح افواج کو مضبوط بنانے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر اس طیارہ بردار بحری بیڑے نے بحری جدت کے علم بردار اور نئی قسم کی جنگی افواج کے نمائندے کے طور پر تبدیلی اور جنگی صلاحیت کو تیز کرتے ہوئے چینی خصوصیات کا حامل ترقی کا راستہ تلاش کیا ہے۔ ان دنوں چین کے تیسرے طیارہ بردار بحری جہاز فوچیان میں متعلقہ آزمائشی مشن میں پیش رفت کے ساتھ آلات کی تنصیب اور ڈی بگنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ فوچیان کو 17 جون 2022 کو سمندر میں اتارا گیا تھا، پہلے مقامی طور پر تیار کردہ کیریئر کے طور پر، جس پر کیٹاپولٹس بھی نصب کی گئی ہیں۔ اس نئے کیریئر کی تکمیل چین کے طیارہ بردار بحری بیڑے کی ترقی کے لیے نمایاں اہمیت کی حامل ہے۔ چین کے جنوبی صوبے کوانگ ٹونگ میں واقع لنگ تنگ یانگ پل پر 2 اہم کیبلز کی تنصیب کامیابی سے مکمل کر لی گئی۔ یہ پل چنچن چنچانگ ہائی وے لنک کے اہم منصوبوں میں سے ایک ہے، جسے 2024 میں ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس منصوبے سے دونوں شہروں کے درمیان سفر کا دورانیہ 30 منٹ ہو جائے گا۔ چین کے جنوبی صوبہ کوانگ ٹونگ میں 23 ستمبر کو لنگ تنگ یانگ پل پر 2 اہم کیبلز کے تمام اسٹرینڈز کی تنصیب کامیابی سے مکمل کر لی گئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوانگ ٹونگ ہانگ کانگ مکاؤ کی خلیج عظیم کے علاقے میں نقل و حمل کا یہ اہم مرکز تعمیر کے اگلے مرحلے میں داخل ہونے کے قریب ہے۔ ہر مرکزی کیبل 199 اسٹرینڈز پر مشتمل ہے اور ہر اسٹرینڈ 2060 MPa گریڈ ہائی اسٹرینڈ کیبل اسٹیل کی تاروں سے بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد کارکن کیبلز کو مزید کھینچیں گے اور رسی کے کلپس اور سلنگز لگائیں گے۔ لنگ تنگ یانگ پل شنچن چونگشان ہائی وے لنک کے اہم منصوبوں میں سے ایک ہے۔ اس ہائی وے لنک کی مجموعی لمبائی 24 کلومیٹر ہے، جس میں پانی کے اندر ایک سرنگ اور 2 مصنوعی جزیرے شامل ہیں۔ یہ لنک سن 2024 میں گاڑیوں کے لیے کھول دیا جائے گا، جس کی بدولت دونوں شہروں کے درمیان سفر کا دورانیہ 2 گھنٹے سے کم کر کے 30 منٹ ہو جائے گا۔ چین کے عوام ماحول دوست سائیکلوں کی جانب دوبارہ راغب ہو رہے ہیں۔ عوام میں سائیکلنگ کو فروغ دینے کے لیے بیجنگ سمیت مختلف شہروں میں خصوصی گرین ٹریک بنائے جا رہے ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد صحت مند سرگرمی کے طور پر گرین ٹریک پر سائیکل چلانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ سائیکلوں نے چین کے شہریوں کے ذہنوں میں واپسی کا راستہ بدل دیا ہے، نقل و حمل کے آلے کے طور پر نہیں بلکہ ایک ماحول دوست، فیشنیبل اور جدید طرز زندگی کے طور پر۔ چین میں مشترکہ سائیکلوں کی مقبولیت اور سائیکلنگ کی واپسی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شہروں میں سائیکل چلانے کے لیے مخصوص سڑکیں بحال کر دی گئی ہیں۔ چین بھر میں سائیکلوں کے لیے بہت سے شہری پارک بنائے گئے ہیں۔ بیجنگ کے ضلع چھانگ پھنگ میں ملک کی صرف سائیکل کے لیے مخصوص واحد سڑک پر، جس کی کل لمبائی 6.5 کلومیٹر ہے، ٹریفک لائٹس نہیں ہیں اور اس سڑک کو دیگر جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب چین کے مشرقی صوبہ فوچیان کے شیامن شہر کے ضلع شیمئی میں واقع 2.6 کلومیٹر طویل شنگ لنگ جھیل کے سائیکل ٹریل کو شیامن میں سائیکلنگ کا
سب سے خوبصورت راستہ کہا جاتا ہے، جو تمام شہریوں کے لیے ایک مقبول مقام بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ چین کے جنوب مغربی صوبہ سیچوان کے صدر مقام چانگتو میں واقع تیانفو گرین وے میں سرسبز راستے پر سائیکل چلانا بہت سے مقامی باشندوں کے لیے فٹنس کی پسندیدہ سرگرمی بن چکا ہے۔ شمال مغربی سنکیانگ دیگر خود اختیار علاقے کی ماناسی کاؤنٹی میں کپاس کی کٹائی جاری ہے۔ 52,000 ایکڑ پر محیط کپاس کے کھیتوں میں کٹائی مشینوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ایک ہارویسٹر روزانہ 1000 مزدوروں کے برابر کپاس چن سکتا ہے، جو تقریباً 47 ایکڑ رقبہ بنتا ہے۔ چین کے شمال مغربی سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کی ماناسی کاؤنٹی میں کپاس کے کاشتکار فصل کی کٹائی میں مصروف ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق یہاں 52,000 ہیکٹر پر محیط کپاس کے تمام کھیتوں میں کٹائی مشینوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ بہترین زرعی بنیادی ڈھانچے اور کپاس کی کاشت کے لیے سازگار قدرتی حالات نے ماناسی کاؤنٹی کو 1,40,000 ٹن لینٹ کپاس کی سالانہ پیداوار کے ساتھ اعلیٰ معیار کی تجارتی کپاس کے لیے قومی سطح کا فراہم کنندہ بنا دیا ہے۔ یہاں مشینری کے وسیع پیمانے پر استعمال نے دستی مشقت کو کم سے کم سطح تک پہنچا دیا ہے، کیونکہ ایک ہارویسٹر روزانہ 47 ہیکٹر سے کپاس چن سکتا ہے، جو تقریباً 1000 مزدوروں کے برابر ہے۔ کئی وو چھا ٹاؤن شپ کے تحت شا تاؤ واؤ گاؤں میں رواں سال کپاس چننے کے لیے تکلا نما قسم کے ہارویسٹر کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے۔ یہ مشینز 95% کپاس کی کٹائی میں معاونت فراہم کرتی ہیں اور ہر 30 منٹ میں 2.5 ٹن کا رول پیک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ دنیا کا پہلا 1,00,000 ٹن وزنی آبی زراعت کا حامل اسمارٹ بحری جہاز ہواکشن ون مچھلیاں پکڑنے کے کام میں مصروف ہے۔ اس کی مدد سے چین کے مشرقی اور جنوبی ساحلی صوبوں کے فش فارمز میں مچھلیوں کی بھرپور پیداوار حاصل کی گئی ہے۔ چین کے مشرقی اور جنوبی ساحلی صوبوں کے فش فارمز میں اگست کے آغاز سے بڑے زرد کراکرز اور گہرے پانی کی دیگر اقسام کی مچھلیوں کی بھرپور پیداوار حاصل کی گئی ہے۔ دنیا کے پہلے 1,00,000 ٹن وزنی آبی زراعت کے اسمارٹ بحری جہاز ہواکشن ون نے رواں ماہ کے آغاز میں چین کے مشرقی صوبہ شانتونگ کے شہر چھنگتاؤ میں 56,000 کلو گرام بڑے زرد کراکر کی پہلی کھیپ حاصل کی۔ مچھلیوں کو کیبن سے اٹھایا گیا، کم درجہ حرارت پر ہائبرنیٹ کیا گیا اور پھر ڈبوں میں پیک کر دیا گیا۔ شانتونگ کے شہر یانتھائی میں نانہوانگ چھنگ جزیرے کے پانیوں میں ایک بہت بڑی کرین کے ذریعے 68 میٹر چوڑے زیر آب جال سے 1,50,000 کلو گرام سے زیادہ باس اور سیبل فش حاصل کی گئی ہے۔ اس کے بعد مچھلیوں کو فروخت کرنے کے لیے ساحل پر لے جایا جائے گا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے اپنی زیادہ تر توانائی غربت کے خاتمے کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چین ایک سوشلسٹ ملک ہے۔ سوشلزم کی بنیاد اپنے عوام کو خوشحال زندگی فراہم کرنا ہے۔ سال 2020 کے آخر میں چین نے انتہائی غربت کے خاتمے کا ہدف حاصل کیا۔ غربت سے نجات پانے والی 832 کاؤنٹیز میں 2 یا 3 صنعتیں لگائی گئیں، جس سے لوگوں کو مقامی سطح پر روزگار کے مواقع ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ ای کامرس، فوٹو وولٹیک اور سیاحت جیسے کاروبار دیہات میں مقبول ہو رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سال 2020 کے آخر میں چین نے انتہائی غربت کے خاتمے کا ہدف حاصل کیا، جسے چینی خصوصیات کے حامل سوشلزم کی تعمیر کے نئے دور کا ایک اہم ہدف قرار دیا جاتا ہے۔ چین نے انتہائی غربت کے خلاف جنگ میں مکمل فتح حاصل کی ہے، اپنی ہزاروں سالہ تاریخ میں پہلی بار مجموعی اور انتہائی غربت کا خاتمہ کیا ہے اور چینی عوام کی ایک صدی پر محیط خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ دیہی چین میں غربت کے خلاف جنگ ایک اور عظیم انقلاب ہے، جس سے تاریخی اور جامع تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ گزشتہ سال چین میں غربت سے نکالے گئے افراد کی سالانہ فی کس خالص آمدنی 12,500 یوان یعنی تقریباً 1778 امریکی ڈالر سے متجاوز رہی۔ رواں سال جولائی کے آخر تک چین میں غربت سے نجات حاصل کرنے والے لوگوں کی تعداد تقریباً 3,24,00,000 تک ریکارڈ کی گئی ہے، جو سالانہ ہدف کا 107.3% ہے۔ غربت سے نجات حاصل کرنے والی تمام 832 کاؤنٹیز میں 2 یا 3 سرکردہ صنعتیں قائم کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ای کامرس، فوٹو وولٹیک اور سیاحت جیسے کاروبار کی نئی اقسام اور صنعتیں بھی متعارف کروائی گئی ہیں۔ شمالی صوبہ ہیپئی کے شہر پاؤتنگ کی ای کاؤنٹی میں واقع نانتھائی گاؤں کے ایک رہائشی کا کہنا ہے کہ اس گاؤں کے بہت سے لوگ سیاحت سے امیر ہو رہے ہیں۔ گھروں کے کمرے کرائے پر دینے کی شرح یہاں نسبتاً زیادہ ہے۔ گاؤں کے شہری سیاحت کے موسم میں یومیہ 800 یوان سے زیادہ آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں کو اجتماعی منافع بھی حاصل ہوتا ہے۔ چین کے جنوب میں
क्वांगशी चोंग खुद इख्तियार इलाके के शहर हैची के एक रिहायशी के मुताबिक पहाड़ों से निकलने के बाद यहाँ के लोग अब एक इमारत में रिहाइश पजीर है और अपने घर के करीब मुलाजमत कर रहे हैं। मौजूदा हालात को माजी के मुकाबले में कई दहाइयों की तरक्की करार दिया जा सकता है। चीन के वस्ती सूबा हैनान के शहर लेयांग के गांव लियांगफू के मकीनों का कहना है कि यहाँ के हर घर को सड़कों तक रसाई हासिल है और गांव में इंटरनेट की सहूलत भी दस्तयाब है, जिससे लाइव स्ट्रीमिंग और ई कॉमर्स में सहूलत हासिल होती है। यहाँ की ज़रूरी मसनूआत को मुल्क के तमाम हिस्सों में फरोख्त किया गया है। साल 2012 में CPC की 18वीं कौमी कांग्रेस के बाद से चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ CPC की मरकजी कमेटी ने मुल्क की हुक्मरानी में गुर्बत के खात्मे को एक नुमाया हैसियत दी है। इसके बाद से चीनी सदर ने गुर्बत के खात्मे से मुतल्लिक 7 सिंपोजियम की सदारत की, 50 से ज्यादा मुतालियाती दौरे किए और मुल्क भर के 14 गरीब इलाकों का भी दौरा किया। शी जिनपिंग ने 2018 में चीन के जनूब मगरबी सूबा सिचुआन के एक गांव के मुतालाती दौरे के मौके पर कहा कि चीन एक सोशलिस्ट मुल्क है और सोशलिज्म की बुनियाद अपने अवाम को खुशहाल जिंदगी फराहम करना है, जिसमें कोई नस्ली ग्रोह, कोई खानदान और कोई शख्स पीछे नहीं रह सकता। गुज़िश्ता एक दिहाई में शी जिनपिंग ने अपनी ज्यादातर तवनाई गुर्बत के खात्मे के लिए वक्फ की है। उन्होंने इस अमर पर हमेशा जोर दिया कि हर लिहाज से एक मुतदिल खुशहाल मुआशरे की तामीर में कोई भी पीछे नहीं रहेगा। इनका कहना है कि गुर्बत का खात्मा इनके दिल के करीब और एक बड़ा मसला है, किसी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा का पुख्ता अहद पूरा करने के लिए चीन की मरकजी हुकूमत ने गुर्बत से निपटने की गर्ज से कई इक़दाम उठाए हैं। दही इलाकों में तैनात कुल 2,55,000 टीमें और 30 लाख से जायद फर्स्ट सेक्रेटरीज और कैडर्स ने गुर्बत के खात्मे के अजीम जज्बे को अमली जामा पहनाया और गुर्बत के खिलाफ जंग की सफ़े अव्वल पर काम किया। इस ज़मन में मरकजी, सूबाई, म्यूनसिपल और काउंटी हुकूमतों से खसूसी गुर्बत के खात्मे के लिए मुख्तलिफ फंड्स के तहत तकरीबन 16 खरब युआन सर्फ किए गए हैं। सख्त कोशिशों के जरिए चीन ने 2020 में गुर्बत के खिलाफ जंग में हमजहत फतेह हासिल की है। चीनी कौम को मुकम्मल तौर पर गुर्बत से निकाला गया, जिसके बाद 9,89,90,000 गरीब अफराद ने खुशहाल मुआशरे में कदम रखते हुए मुल्क की तरक्की के सफर में शमूलियत इख्तियार की है। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि गुर्बत का खात्मा दरअसल खात्मा नहीं बल्कि एक नई जिंदगी और नई जिद्दोजहद का नुक्ता आगाज है। गुर्बत के खिलाफ फतेह हासिल करने के बाद चीन के दही अमूर की तवज्जो दही अहया को जामे तौर पर फरोग देने पर मरकूज कर दी गई है, जो एक और अजीम सफर है। याननान शहर के गांव नानचुआंग है में कायम पार्टी ब्रांच के सेक्रेटरी काओ शियांग का कहना है कि सनती तरक्की और टेक्नोलॉजी की बेहतरी के साथ चीनी अवाम की जिंदगी सेब की तरह मीठी और मुस्तकबिल में इससे भी ज्यादा मीठी हो जाएगी। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे सेगमेंट न्यू विजन के साथ। देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। सेगमेंट न्यू विजन में हम आपको चीन के नवाही इलाके में वाक़ एक फार्म हाउस में लेकर जाएंगे, जिसे 4 नौजवान खातून ने मिलकर बनाया है। इस फार्म हाउस को तिजारती और तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ लोग अपने बच्चों के साथ रहने आते हैं, जहाँ वो खुद और उनके बच्चे कुदरत से हम आहंग होने की कोशिश करते हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चीन में हम अक्सर ये कहते हैं कि सरसब्ज पहाड़ और शफाफ पानी कुदरत का अनमोल असासा है। माहौल दोस्त ज़राअत इस तसव्वुर की बेहतरीन अमली तस्वीर है। ये तसव्वुर रवायती चीनी ज़राअत के जौहर को बतौर मीरास आगे बढ़ाने और जदीद ज़राअत से लाहक नुकसानात से बचने पर जोर देता है। फितरत का एहतराम करें, ज़रखेज़ मिट्टी में सब्जियां उगाएं और कुदरती ग़िज़ाई अज्जा से मुकम्मल इस्तिफ़ादा करें। माहौल दोस्त ज़राअत का हकीकी तसव्वुर यही है कि फितरत मुखालिफ रवैयों के बजाय इसके साथ ताउन किया जाए। सुना है कि बीजिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक माहौल दोस्त फार्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ इंतहाई लजीज खाने और गाँव के खालिस खुशियों भरे लम्हात मिल सकते हैं। लगता है कि मैं ख्वाबों की दुनिया में आ गई हूँ। वाकई मैं आज के दौरे की शिद्दत मंतज़िर हूँ। आइए। ये खास फार्म बीजिंग के ज़िला मीयून में वाक़े है। 2018 में 4 शहरी नौजवान ख़वातीन ने बीजिंग के बहुत से देहातों का सफ़र किया
اور بالآخر انہوں نے فارم کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا کیونکہ یہاں 8 سالوں تک کیڑے مار ادویات اور کھاد کا بالکل بھی استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ تب سے وہ یہاں کھیتی باڑی کر رہی ہیں۔ آج ہمارا استقبال کرنے والی خاتون وانگ جینگ اس فارم کی مالکان میں سے ایک ہیں، جو اس سے قبل ایک بین الاقوامی تنظیم کی فوڈ سیفٹی پروگرام مینیجر تھیں۔ ہلو روٹی کے چند سلائس پیک کریں، انڈا ابالیں اور بھرپور ناشتے سے لطف اندوز ہوں۔ کسان کا دن ایسے شروع ہوتا ہے۔ فارم میں موجود جانوروں اور پودوں کو صبح بخیر کہیں، پھر دڑبے سے انڈے نکالیں، مچھلیوں کو خوراک کھلائیں، کھیتی باڑی کریں اور پھلوں کے درختوں کی دیکھ بھال کریں۔ فارم کے روزمرہ کاموں کے علاوہ وہ منڈی، آؤٹ ڈور کلب، میڈیا پلیٹ فارمز اور NGO کے مختلف شراکت داروں سے مسلسل رابطے میں رہتی ہیں۔ خواتین کے مطابق جب انہوں نے یہ فارم بنایا تو اس کا اصل مقصد زرعی مصنوعات کی فروخت نہیں بلکہ فارم پر تفریحی لمحات کی فراہمی تھا۔ وہ شہر کے لوگوں کو فطری رنگ اور تفریحی لمحات فراہم کرنا چاہتی ہیں۔ یہاں امیزنگ بات یہ ہے کہ میزبان اور مہمان میں زیادہ فرق نہیں، سب لوگ یہاں یعنی اس فارم کے میزبان ہیں اور فارم کی ترقی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ملکہ وانگ یہاں ہر ایک چیز سے بخوبی آگاہ ہیں۔ روایتی مالک کے مقابلے میں وہ ایک انتہائی پیشہ ور فارم کو متعارف کروانے والی شخصیت کی طرح ہے۔ وہ فارم کے ہر ایک کونے کے ڈیزائن کی تفصیلات اور ماحولیاتی تصورات بتا سکتی ہیں اور اس کے پیچھے کی کہانی سنا سکتی ہیں۔ فارم بچوں اور بڑوں کو مٹی میں کھیلنے، پودوں اگانے، جانوروں کی پیدائش سے لے کر پڑھنے تک سارے عمل میں شرکت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ پکا ہوا ہے نا؟ اور شیشا ذائقہ نہایت اچھا ہے، اتنا اچھا ہے، بہت میٹھا ہے اور بہت تازہ، فریش۔ فارم کے ہر کونے میں فطرت کی دانش نظر آتی ہے۔ فطرت میں صرف پودے اکیلے نہیں پائے جاتے، فارم فطرت کی تخلیق کی عکاسی کرتا ہے اور اچھے دوستوں کی جانب سے پودے لگانے کے عمل سے خود کو ہم آہنگ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے مجھے ایک سوراخ کھولنا چاہیے، پھر اس پودے کو سوراخ میں آہستہ آہستہ رکھ دوں گی۔ انسانوں کی طرح پودوں کے بھی اچھے دوست ہوتے ہیں، جیسے پیاز اور مٹر اچھے دوست ہیں۔ پیاز سے ایک خاص قسم کی رطوبت خارج ہوتی ہے جس سے مٹر کو بیماری سے بچایا جا سکتا ہے۔ دونوں کی اکٹھی کاشت سے اچھی فصل ملتی ہے۔ اسی طرح ہرے پیاز اور پھلیوں کو بھی اکٹھے اگانے سے فائدہ مل سکتا ہے۔ پھلیاں ہرے پیاز کو سایہ دینے میں مدد کر سکتی ہیں اور ہرا پیاز پھلیوں کے لیے کھاد کو جذب کر سکتا ہے۔ فارم پر پودوں کی بہترین افزائش کے لیے فطرت کی دانش کا استعمال کرنا چاہیے۔ کھیتی باڑی ایک انسانی جبلت ہے جو قدیم زمانے سے جاری ہے، اور جب لوگ زمین پر دوبارہ کاشت کے لیے لوٹتے ہیں تو ایک خالص اور سادہ خوشی کا احساس انتہائی نایاب ہے۔ حالیہ برسوں میں کیمپنگ شہری لوگوں کے لیے تفریح کا ایک مقبول طریقہ بن چکی ہے، اور بلا شبہ یہاں کیمپنگ کرنا بھی ماحول دوست ہے۔
वोंग ने हमें बताया कि फार्म इस वक्त एक बेहतरीन माहौलियाती गर्दिशी निज़ाम के तहत चल रहा है और यहाँ के जानवर, पौधे और हर किस्म के जदीद आलात एक साथ काम कर रहे हैं। यहाँ माया और ठोस फजले को अलग करके लकड़ी के चिप्स के साथ दफन किया जाता है, जिससे काश्तकारी के लिए कीमती खाद मुयस्सर आती है। शमसी तवानाई से चलने वाले इको गुसल खाने का पानी इको तालाब में गर्दिश करेगा, जिसकी गहराई मुख्तलिफ होती है और ये बहुत से जानवरों के लिए खुराक और रिहाइश फराहम करता है। खुराक फार्म का एक लाजमी हिस्सा है। ताज़ा और सेहत बख्श फलों और सब्जियों के अलावा रोटी यहाँ की अहम निशानी है। मेज़बान आज जिसका तजुर्बा करना चाहता है वो है रोटी बनाना। देखें कि इसमें क्या राज है। क्या मैं भी आपसे रोटी पकाना सीख सकती हूँ? ओके। थैंक यू। फितरत की तरफ लौटने का मतलब ये नहीं कि जो तरक्की हमें तहजीब ने दी है इसे खो दिया जाए। सामने रोमन तर्ज की लकड़ी से चलने वाले रोटी के चूल्हे की चिमनी का सिर्फ डिजाइन ही 10 बार तब्दील किया गया है। रोटी के लिए इस्तेमाल होने वाली गंदम को मालिक ने अपने हाथों से बोया, इसे सैराब किया और इसकी फसल काटी, फिर इसका आटा बनाया। हर दफा वो बहुत अच्छे तरीके से आटा गूंथती हैं। हर 2 घंटे बाद खमीर शुदा आटा चेक करती हैं ताकि जबरदस्त रोटी तैयार की जा सके। यहाँ कामिल काम करने के लिए इंतहाई कोशिश नजर आती है। इसकी वजह से हम यहाँ सबसे ज्यादा कुदरती हवा महसूस कर सकते हैं और बेहतरीन खाना खा सकते हैं। हम हवा के झोंकों और फूलों की खुशबू से लुत्फ उठा रहे हैं। हाँ, सिर्फ मोबाइल फोन और कंप्यूटर जिंदगी नहीं, बल्कि हशरात और परिंदों की सुरीली आवाजें और मिट्टी की महक भी जिंदगी है। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे सेगमेंट चाइना ट्रैवल के साथ और सैर करेंगे तिब्बत की देवमालाई वादी। देखते रहिए GNN। सेगमेंट चाइना ट्रैवल में इस हफ्ते भी हम तिब्बत की जादू नगरी का सफर जारी रखेंगे। हम आपको नंगची और सुसांग गांव की सैर कराएंगे, जहां हर सू फैले आड़ू के बागात एक अलग ही नज़ारा पेश कर रहे हैं। सुसांग गांव से पाकिस्तान में वाक़े नागा पर्वत की अजीम चोटी भी नजर आती है। इन दोनों जगहों पर मुनक़िद होने वाले सालाना आड़ू फेस्टिवल से लुत्फ़अंदोज़ होने अंदरून और बैरून मुल्क से सयाह बड़ी तादाद में आते हैं। निंगची एक जादुई सरजमीन जो तिब्बत के बारे में लोगों की सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तिब्बत अगरचे अप्रैल में भी मौसम सरमा के चांदी के रंगों में मलबूस रहता है, लेकिन निंगची पहले ही अपने मनाजिर को आड़ू के फूलों के रंगों में रंग चुका है। इस बार हमारी सेल्फ ड्राइविंग का एक बड़ा काम फूलों की तलाश है। दोस्तों, कई दिनों के तवील सफर के बाद बिल आखिर हम निंगची पहुंच चुके हैं, जो इस बार हमारे सफर के खूबसूरत तरीन मकामात में से एक है। इस वक्त हम जिस गांव की तरफ जा रहे हैं वहां आड़ू के फूलों का मेला लगा है, इंतहाई खूबसूरत। मैं बेताबी से इसकी मुंतजिर हूँ और तिब्बती कपड़ों में तस्वीरें भी बनाऊंगी। दरियाए पालोंग ज़ांगबो के किनारे पर काला रंग दुनिया में आड़ू के खिलते हुए फूलों की सबसे बड़ी वादी है। यहाँ रवां साल का आड़ू के फूलों का मेला शुरू हो चुका है। ये इलाका दूर तक बर्फ से ढकी चोटियों में घिरा हुआ है। घर के सामने ऊंची जगह पर जौ और सरसब्ज खेत हैं और घर के अगबी सहन में आड़ू के फूल खिले हैं। बिलाखिर मैं जान चुकी हूँ कि इतने सारे लोग यहाँ आने का इंतखाब क्यों करते हैं। निंगची वाकई ही अनमोल है। आड़ू के फूल इंतहाई खूबसूरत हैं। क्या आप जानते हैं कि आज हम कहाँ हैं? ग्लेशियर्स के आबाई शहर बोमी काउंटी। हम ग्लेशियर्स बहुत दूर से देखने के आदी हैं, लेकिन यहाँ ये ग्लेशियर आपकी रसाई में है।
हम आज रात यहाँ कैंप लगाएंगे। फूलों को देखना, फोटोग्राफी, सेल्फ ड्राइविंग, आड़ू के फूल, निंगची की वो बातें हैं जो सयाहों के कदम रोक लेती हैं। बहुत से लोग यहाँ रुककर शानदार तफरीही लम्हात से लुत्फ उठाते हैं। हो गया, गोश्त तैयार है, गोश्त खाएं, बिल्कुल पक चुका है, यकीन दिलाती हूँ। आओ, मजीद जायके के लिए आप अपनी मर्जी से नमक डाल सकते हैं। आइए इस बर्फीले पहाड़ के नीचे खुशी भरे लम्हे गुजारते हैं। मौसम बहार में निंगची गुलाबी जाल की तरह नजर आता है। किसी भी गांव से गुजरते हुए आपको इसकी भरपूर तारीफ करने का मौका ही नहीं मिल पाता, क्योंकि नजरें अगले खूबसूरत मनाजिर पर जम जाती हैं। सेजला पहाड़ के दामन में वाक़ मशरक का ये मिनी स्विट्जरलैंड वाकई ही मुनफरिद है। तिब्बती ज़बान में लोलांग का मतलब ड्रैगन किंग की वादी है, जहाँ देवता रहते हैं। हमें यहाँ आकर महसूस हुआ कि ये वाकई ही अपने नाम के ऐन मुताबिक है। दूर बर्फपोश पहाड़ों को देखें, पहाड़ों पर बादल और पहाड़ के दामन में तिब्बती तर्ज का गांव। ये मंजर सिर्फ आसमान पर होना चाहिए। आराम करो। यहाँ शायद आपको आड़ू के फूल नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आप इस मंजर में खो जाते हैं तो आपको पता चलता है कि सारा लोलांग फूलों की खुशबू से भरा है। बहुत से लोग कहते हैं कि लोलांग मशरक का मिनी स्विट्जरलैंड है। मैं इत्तेफाक नहीं करती। लोलांग बस लोलांग है, बिल्कुल मुनफरिद है। शिमाल की जानिब दरियाई यारलुंग ज़ांगबो के साथ साथ हम फूलों की तलाश के सफ़र के आखिरी पड़ाव यानी आड़ू के खिलते हुए फूलों से भरे खूबसूरत तरीन गाँव सोसोंग जाएंगे। यारलुंग ज़ांगबो। हाँ, हम जल्द ही सोसोंग गांव पहुंच रहे हैं। ये यारलुंग ज़ांगबो की अजीम वादी में बेहतरीन चेक इन पॉइंट है। मैं खास तौर पर नांगा पर्वत को देखने की मुंतजर हूँ। कहा जाता है कि 10 में से 9 लोग इसे नहीं देख पाते, लेकिन मुझे लगता है आज हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे भी यही लगता है, और लोगों का कहना है कि अगर आप नांगा पर्वत को देख पाएं तो सारा साल खुशकिस्मती आपके साथ रहती है। निस्फ माह से ज्यादा वक्त हो चला है कि हम गाड़ी चलाते हुए कई बार नांगा पर्वत को तलाश नहीं कर सके। अब आखिरकार इसने पर्दा उठाया है। हमारे सामने नांगा पर्वत की चोटी है, नीचे दरियाई यारलुंग ज़ांगबो है। जब किसी धूप से भरपूर दिन हवा नहीं चलती तो नांगा पर्वत की पूरी चोटी का अक्स दरियाई यारलुंग ज़ांगबो की सतह पर देखा जा सकता है। शानदार लम्हा। यूँ तो ये सिर्फ एक मुख्तसर वक्त की मुलाकात थी, लेकिन हम अपनी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा खुशकिस्मत साबित हुए जो पहली बार तिब्बत में दाखिल हुए थे। नांगा पर्वत हम आ चुके हैं। यारलुंग ज़ांगबो की अजीम वादी दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी वादी है। इसकी कुल लंबाई 504.6 किलोमीटर है। इंतहाई बुलंद तरीन मकाम की ऊंचाई 6009 मीटर है। कम तरीन मकाम की ऊंचाई 115 मीटर है। इसे एक बहुत बड़ी बूंद वाली वादी कहा जाता है। इसी वादी की वजह से बहरे हिंद की गर्म और मरतूब हवा बिना किसी रुकावट के चलती रहती है, जिससे निंगची की खूबसूरती और बर्फ से ढके पहाड़ों और आड़ू के फूलों की हम आहंग बकाए बहामी का शानदार मंजर वजूद में आता है। आड़ू के फूल सयाहों के साथ आमदनी और हमें उन देहातों तक ले आते हैं जो इसके मालिक हैं। गाय के गोबर से कोई बदबू नहीं आती, घास जैसी बू आती है। वाह वाह, ये तो जबरदस्त कुदरती शहद है। फूलों का सबसे खूबसूरत समंदर दुनिया के आखिरी कोने पर नहीं, समंदर के इख्तिताम पर नहीं, नाकाबिले रसाई फासले पर नहीं, बल्कि यहाँ है और हर वक्त खुला रहता है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.in। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।